नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे, हमने जो इंडियन हिस्ट्री जो हमने बुक चल रही थी उसमें हमने देख जो अशोक के जो लघु शिलालेख हैं उनके बारे में देखा था, और जो कौन कौन से हैं लघु शिलालेख हैं, वृत्त शिलालेख हैं, उनके बारे में देखा था। तो एक बार काफ़ी टाइम हो गया तो उसको एक बार हम रिपीट करते हैं। तो लघु शिलालेख में हमने क्या देखा था? लघु शिलालेख, ये जो लघु शिलालेख है इसमें जो अशोक की क्या मिलती है? व्यक्तिगत जानकारी। क्या मिलती है लघु शिलालेखों में? किसकी? अशोक की व्यक्तिगत जानकारी। किसकी व्यक्तिगत जानकारी देखने को मिलती है? अशोक की व्यक्तिगत जानकारी देखने को मिलती है। एक है मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेटूर। कौन सा? मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेटूर। ये जो चारों अभिलेख हैं ये क्या देते हैं? अशोक के नाम की जानकारी देते हैं। इनमें अशोक का नाम, जिसके बारे में क्या है जानकारी मिलती है ये। और बाकी जो अन्य जो अभिलेख हैं, उनमें अशोक की जो उपाधियां हैं, जैसे कि देवनाम प्रिय है और देवनाम प्रिय दर्शी है, इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर एक है ब्रह्मगिरी अभिलेख, सिद्धपुर और जतिंगलेश्वर, जतिंग रामेश्वरम। ये जो तीन अभिलेख हैं, ये क्या है? इन तीनों में अशोक का जो धम है, धम का जो सार है वो क्या मिलता है? धम का सार है वो किस में मिलता है? धम का सार। यदि धम के सार की हम बात करें, धम के यदि सार की बात करें तो एक है ब्रह्मगिरी। कौन सा है? ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, और जतिंग रामेश्वर। ये जो तीनों अभिलेख हैं ये क्या बताते हैं? अशोक का जो धन है उसके क्या है? सार को बताते हैं। तो ये क्या है? अशोक के लघु शिलालेख हैं। कौन कौन से हैं? एक है मास्की है, गुर्जरा है, उदगोलम है और नेटूर। मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेटूर, ये तो क्या है? लघु शिलालेखों में किसकी? अशोक की व्यक्तिगत जानकारी देते हैं। और धम का जो सार बताने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? एक ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है और जतिंग रामेश्वरम है। ये जो जतिंग रामेश्वर है ये है जो अशोक के जो धम है उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर लघु शिलालेख, उसके बाद है अशोक के वृत्त शिलालेख। वृत्त शिलालेख, ये जो वृत्त जो शिलालेख है इनकी संख्या क्या है? 7 है। टोटल कितने हैं? 7 हैं। और कितने स्थान से? 6 जगहों से क्या है ये प्राप्त हुए हैं। संख्या यदि इनकी बात करें, अभिलेखों की संख्या की यदि बात करें तो संख्या है 7। और यदि हम स्थान की बात करें कि भाई कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो वो कितने हैं? 6 स्थान है उनसे क्या है प्राप्त हुए हैं। अभिलेख है वो संख्या कितनी है? 7 है। और प्राप्त कितने जगहों से हुए हैं? 6 से हुए हैं। जिनमें पहला है वो कौन सा है? प्रयाग का। पहला कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसमें क्या देखने को मिलता है? यह मूल रूप से कहां का था? कौशाम्बी का था। किस स्थान से प्राप्त हुआ था? मूल रूप से कहां का था? ये मूल रूप से कहां का था? कौशाम्बी का। मूल रूप से कहां से था? कौशाम्बी से था। लेकिन अकबर ने क्या है? अकबर ने इसे कहां पर स्थापित करवा दिया था? प्रयाग में। अकबर ने कहां पर? अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवा दिया था। करवा दिया। किसने करवाया? प्रयाग में। प्रयाग में स्थापित होने की वजह से ये किस नाम से जाने लगा? फिर प्रयाग स्तंभ से। मूल रूप से कहां का था?
कौशाम्बी का था। फिर ये क्या है, जो प्रयाग स्तंभ है इसमें 1 से लेके जो 6 अभिलेख हैं, 1 से 6 अभिलेख हैं, वो किसके हैं? अशोक के अभिलेख हैं। किसके अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख हैं। कहां से? 1 से लेके 6 तक के जो अभिलेख है वो किसके हैं? अशोक के हैं। जो 7वां जो अभिलेख है उसके बाद का जो अभिलेख है वो कौन सा है? रानी अभिलेख। रानी अभिलेख। एक अभिलेख है वो किसने? बिरबल ने लगवाया था। जो नहीं, उसके बाद अकबर यहां पे लेके आ गया था उसे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बाद में बिरबल का अभिलेख बिरबल ने लगवाया। तो बिरबल ने लगवाया, बिरबल के बाद में एक अभिलेख है वो कौन सा है? जहांगीर का अभिलेख। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें क्या मूल रूप से कहा था? कौशाम्बी का था। प्रयाग में किसने स्थापित करवाया? अकबर ने। 1 से 6 वो अशोक के अभिलेख हैं, एक 7वां वो रानी का अभिलेख है, 8वां वो प्रयाग का बिरबल, और उसके बाद जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति के बाद में एक आता है वो आता है दिल्ली टोपरा। कौन सा? जो 7 अभिलेख है उसमें जो दूसरा है वो कौन सा है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। टोपरा। टोपरा कहां पर है? टोपरा अभिलेख है वो कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में। ये कहां से था पहले? मूल रूप से कहां पर था ये? मूल रूप से ये कहां पर था? टोपरा हरियाणा में। कहां पर था? टोपरा हरियाणा में था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक है, कौन? FT फिरोज शाह जो तुगलक है वो इसे कहां पर स्थापित करवाता है? दिल्ली स्थापित करवाता है। कहां पर स्थापित करवाता है? दिल्ली स्थापित करवाता है। इस पर पूरे कितने हैं? 7 अभिलेख हैं। कितने अभिलेख हैं इस पर? 7 अभिलेख हैं। 7 अभिलेख हैं। एकमात्र अभिलेख है जिसमें कितने अभिलेख हैं? एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें क्या 7 अभिलेख देखने को मिलते हैं। एकमात्र अभिलेख है जहां पर कितने 7 अभिलेख है वो देखने को मिलते हैं। 7वां जो अभिलेख है, 7वां जो अभिलेख है, ये जो अभिलेख है ये जैन धर्म जो है, जैन धर्म यानी कि जो निर्ग्रंथ व आजीविक जो संप्रदाय है उनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जैन धर्म में जो एक तो निर्ग्रंथ और जो आजीविक संप्रदाय है उनकी क्या जानकारी कौन सा देता है? टोपरा अभिलेख देता है। 7वां अभिलेख है वो क्या देता है? 7वें में जैन धर्म में निर्ग्रंथ तथा आजीविक संप्रदाय की जानकारी मिलती है। कौन कौन से की? निर्ग्रंथ और आजीविक संप्रदाय है उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद एक आता है मेरठ का अभिलेख। मेरठ। ये जो मेरठ वाला है, मेरठ अभिलेख है, ये भी कहां पर है? दिल्ली में। मेरठ अभिलेख कहां पर है? दिल्ली। मेरठ अभिलेख दिल्ली। ये जो मेरठ अभिलेख है ये मूल रूप से कहां का था? मेरठ का था। मूल रूप से कहां का था? मेरठ का था। इसे भी कौन? फिरोज शाह तुगलक है। कौन लेके आता है? FT जो फिरोज शाह तुगलक है वो इसे क्या लेके आता है? दिल्ली लेके आता है। फिरोज शाह तुगलक है वो इसे क्या लेके आता है? दिल्ली लेके आता है। उसके बाद जो अभिलेख है मेरठ अभिलेख है, उसके बाद अगला जो अभिलेख है, अगला जो अभिलेख है वो कौन सा है? एक लोरिया राज, अर्राज। लोरिया अर्राज। ये जो लोरिया अर्राज है ये कहां का है? बिहार का है। कहां का है? बिहार का। लोरिया अर्राज है वो कहां का? बिहार का है। एक है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनराज। लोरिया नंदनराज ये भी कहां का है? बिहार का। लोरिया अर्राज है वो भी बिहार का है। लोरिया जो नंदनराज, नंदनराज नहीं, नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ ये कहां का है? ये भी बिहार का है। एक है रामपुर। रामपुर। रामपुर ये भी कहां का है? बिहार।
रामपुर का है, वो भी कहाँ का है, बिहार का है। और ये जो अभिलेख हैं, ये जो अभिलेख है इस ये क्या थे, अशोक के व्रत, इस जो शिलालेख थे, व्रत शिलालेख है, उसमें कौन कौन से थे, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। संख्या कितनी है, 7 है, जिनमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, दिल्ली टोपरा है, मेरठ अभिलेख है, उसके बाद लोरिया अराजक है, लोरिया अर्राज है, लोरिया नंदनगढ़ है, और रामपुर है, रामपुरवा, रामपुर या रामपुरवा, ये क्या है, ये अभिलेख है। उसके बाद अगला कौन सा आता है, लघु स्तंभ लेख। कौन से आते हैं, लघु स्तंभ लेख, अशोक के लघु स्तंभ लेख। कौन से लेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं। ये जो लघु स्तंभ लेख है, इनमें अशोक की जो राजनीतिक घोषणाएं हैं क्या देखने को मिलती है, इनमें राजनीतिक घोषणाएं क्या देखने को मिलती है, जो राजनीतिक घोषणाएं हैं वो क्या है, वो इनमें देखने को मिलती है, जिनमें पहला कौन सा है, रुमनदेही अभिलेख। रुमन रूमीन रूमीनदेही अभिलेख। ये जो रूमीनदेही अभिलेख है, इसमें अशोक का जो शासन है उसके 20 वर्ष है, अपने अशोक ने अपने शासन के 20 वर्ष है, 20 वर्ष की जो यात्रा की है, उसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इसमें अशोक के शासन की 20 नहीं, सॉरी, अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की थी, रुमनदेही की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी, रुमनदेही की यात्रा की थी। तो इसी उपलक्ष्य में क्या है, ये अभिलेख क्या है, इसने लगवाया था। तो अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष में रूमेनदेही की यात्रा की। अब राजा वो कहीं यात्रा करता तो क्या है, कुछ जो घोषणाएं हैं वो भी क्या करता है। तो अशोक ने इसमें क्या है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है, जानकारी किस किस की दी है। इसमें जानकारी की बात करें तो एक तो अर्थव्यवस्था की जानकारी, अर्थव्यवस्था जो कि उस समय की जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या जानकारी मिलती है। फिर इसमें एक बात और बताइए कि अशोक ने क्या किया, अशोक ने भू राजस्व वो 1/6 से घटाकर क्या कर दिया, 1/8, 1/6 से 1/8 कर दिया। जो राजस्व है वो क्या है, घटा दिया, 1/6 से घटाकर क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। फिर रूमेनदेही के बाद में एक अभिलेख मिलता है, सारनाथ अभिलेख, एक मिलता है सांची अभिलेख। ये जो दोनों अभिलेख हैं, कौन से, एक सारनाथ और एक सांची अभिलेख। एक कौन सा, सारनाथ, और एक दूसरा है वो कौन सा है, सांची अभिलेख। सारनाथ और जो सांची अभिलेख है, ये जो दोनों अभिलेख हैं, ये क्या डालते हैं, ये क्या बताते हैं कि उपरोक्त में अशोक ने क्या है, ये दोनों अभिलेख हैं, इनमें अशोक ने क्या कहा है कि संघ में जो फूट डालने वाले हैं भिक्षु हैं, उनके लिए इन्होंने क्या दी है, चेतावनी दी है। दोनों में क्या दी है, संघ में फूट डालने वाले, संघ में फूट डालने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए चेतावनी,
चेतावनी क्या दी है? चेतावनी दी है और कहा है कि जेल है वो क्या है, रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ कैदियों को क्या है, सफेद वस्त्र है वो क्या है, पहनने पड़ते हैं। क्या चेतावनी दी है? कि जेल है वो, कि जेल रहने लायक जगह नहीं है, यहां पर कैदियों को सफेद वस्त्र पहनने पड़ते हैं। सफेद वस्त्र वो पहनने पड़ते हैं। ये बात है वो क्या है, अशोक है वो सारनाथ और सांची के अभिलेख है, उनमें जो संघ में फूट डालने वाले जो साधु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनको क्या देता है, चेतावनी देता है। क्योंकि सफेद वस्त्र है, जो बौद्ध भिक्षु है वो क्या है, सफेद वस्त्र है वो नहीं पहनते, उनका जो वस्त्र है वो क्या है, अलग ही है। तो इसलिए उनके लिए कहा कि जेल है वो रहने लायक जगह नहीं है और वहां पर कैदियों को क्या है, सफेद वस्त्र पहनने पड़ते हैं। इसके बाद हमने देखे थे अशोक के गुहा लेख। गुहा लेख, गुहा लेखों की यदि हम बात करें तो एक करण चोपड़ा, करण चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये कौन सा? करण चोपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी। करण चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये अशोक ने जो आजीविक जो साधु हैं उनको क्या दी थी, दान में दी थी। किन्हें दान में दी थी? आजीविक साधुओं को, आजीवक साधुओं को दान में दी थी। किन्हें दान में दी थी? आजीवक साधुओं ने क्या दी थी, दान में दी थी। और ये जो गुफाएं हैं ये कहां पर स्थित है? बारबरा की पहाड़ी, ये बारबरा, बारबरा की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? बारबरा की जो बाराबर, सॉरी बाराबर, बारबरा नहीं, बाराबर की जो पहाड़ियां हैं उनमें क्या है, स्थित है। कौन कौन सी हैं? गुहा विलेख में एक करण चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। करण चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। अशोक ने किन्हें दिया था? आजीविक संप्रदाय के जो साधु थे उन्हें क्या देता है, दान में देता है। ये जो है ये क्या बताते हैं कि जो बाराबर की जो पहाड़ियां उनमें क्या स्थित है। फिर जो अशोक के जो विलेख हैं, यदि अशोक के विलेखों की हम भाषा की बात करें तो वो कौन सी भाषा में है? अभिलेखों की यदि हम भाषा की बात करें, अशोक के अभिलेखों की भाषा, यदि हम भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। भाषा की यदि बात करें तो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है, या फिर इसे स्थानीय भाषा भी बोल सकते हैं। स्थानीय भाषा या फिर कौन सी भाषा में है? प्रादेशिक भाषा में। और यदि हम अशोक के अभिलेखों की लिपि की बात करें, लिपि की यदि बात की जाए तो लिपि में कौन कौन से है? एक ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक। कौन सी है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरेमाइक है, अरेमाइक है। एक कौन सी है? ग्रीक यूनानी, ग्रीक यूनानी। कौन कौन सी लिपियां? एक ब्राह्मी है, खरोष्टी है, और एक कौन सी है? ग्रीक या यूनानी है। ये ग्रीक यूनानी है, ये कैसे उत्तर पश्चिम में क्या हुई थी, जो उत्तर पश्चिम में क्या होती है, प्रारंभ हुई थी। फिर जो 1700 बात आती है 1750 की, हमने देखा कि 1750 में एक आता टिफेंथलर, टिफेंथलर ने क्या की थी, अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी क्या की थी, खोज की थी। 1750 में टिफेंथलर, टिफेंथलर ने अशोक के
अभिलेखों की क्या की थी? खोज। अशोक के अभिलेख है उनकी खोज कौन करता है? 1750 में टिफेंथलर करता है। फिर 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रीसेप, कौन? जेम्स प्रीसेप है, उसने अशोक के जो अभिलेख है उनको क्या है? पढ़ा था। किसने? 1837 में जेम्स प्रीसेप ने, जेम्स प्रीसेप ने अशोक के शिलालेखों का क्या किया था? शिलालेखों को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख थे उनको क्या है? पढ़ा था। किसने? 1837 में। किसने? जेम्स प्रीसेप है, उसने क्या है? इन अभिलेखों को पढ़ा था। फिर एक अभिलेख है अशोक का, एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? शेर ए कुना। एग्जाम में आरएस मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 नंबर का। शेर ए कुना अभिलेख, शेर ए कुना या कांधार अभिलेख। शेर ए कुहना या कांधार अभिलेख, शेर ए कुना या कांधार अभिलेख। ये क्या कहता है कि ये अशोक का द्विभाषी, कैसा है? अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है। कैसा अभिलेख है अशोक का? द्विभाषीय अभिलेख है। ग्रीक और अरेमाइक, कौन कौन सी है? 2 भाषाएं, एक है ग्रीक और दूसरी कौन सी है? अरेमाइक। यदि जो अशोक के जो अभिलेख है उनकी यदि भाषा की बात करें तो वो प्राकृत भाषा में, और यदि लिपि की बात करें तो वो कैसे हैं? लिपि है वो कौन कौन सी देखी थी? ब्राह्मी है, ख्रोष्टी है, अरेमाइक है और जो ग्रीक यूनानी है। तो ये कैसा है? द्विभाषीय अभिलेख है, यानी कि 2 लिपियां में लिखी गई है, एक तो ग्रीक में और एक कौन सी में? अरेमाइक में। फिर उसके बाद जो डीआर भंडाकर है, उसने अशोक के जो अभिलेख है, अभिलेखों के आधार पर अशोक का जो क्या है? इतिहास लिखा था। किसने? डीआर भंडाकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का जो अशोक के जो साम्राज्य है, अशोक का जो साम्राज्य है उसके बारे में क्या है? अशोक का क्या लिखा था? अशोक का इतिहास लिखा था। इसके आधार पर अभिलेखों के आधार पर हुई। अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु के बाद में जो मौर्य जो साम्राज्य है उसे 2 भागों में बढ़ जाता है। मृत्यु के पश्चात 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। कौन कौन से 2 भागों में बढ़ जाता है? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग है वो किसे दे दिया जाता है? दशरथ को। पूर्वी भाग है वो किसे दे दिया जाता है? दशरथ को। और जो पश्चिमी भाग है वो किसे दे देते हैं? संप्रति को। किसे दे देते हैं? संप्रति को। तो पूर्वी भाग है वो दशरथ को और जो पश्चिमी भाग है वो किसे दे दिया जाता है? संप्रति है उसे दे दिया जाता है। फिर जो दशरथ है वो किसका था? आजीविक पंथ का था। और जो संप्रति है वो किसका? जैन धर्म का। ये तो किसका? आजीविक पंथ का अनुयायी था। और ये जो संप्रति है ये किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म का क्या बन जाता है? अनुयायी बन जाता है। और ये क्या है? अंतिम जो मौर्य शासक फिर कौन बनता है? वो बनता है वृद्धर्थ। ये जो वृद्धर्थ है ये क्या है? अंतिम मौर्य शासक होता है। फिर बाणभट्ट की पुस्तक थी, बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र के अनुसार एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है वो वृद्धहर्ष की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग
ये इसकी क्या हत्या कर देता है और क्या करता है, शुंग वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। फिर अब हम देखेंगे इससे आगे, ये हमने क्या है, पिछला जो सेशन था, जो हमने क्लास है वो लगभग महीने भर पहले ली थी, उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन जो कला है उसके बारे में। आज हम शुरू करेंगे मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला की यदि हम बात करें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक संरक्षित कला और एक लोक कला। इस कला को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, दो भागों में। एक कौन सी है, संरक्षित कला, और एक इस दूसरी कौन सी है, लोक कला। ये जो संरक्षित कला है इसे राजकीय कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, राजकीय कला भी कहते हैं। अब संरक्षित कला में कौन कौन से आते हैं, एक महल, महल महल देखेंगे हम, स्तूप देखेंगे, गुफा देखेंगे, स्तंभ देखेंगे। महल, स्तंभ, महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा, जिन्हें क्या कहते हैं, चैत्य भी कहते हैं। ये किस में देखेंगे हम, जो संरक्षित जो कला है उसमें हम इनको देखेंगे। किन किन को, महल है, स्तूप है, स्तंभ है और गुफाएं हैं। ये कैसी हैं, अशोक की संरक्षित कला है, जिन्हें क्या कहते हैं, राजकीय कला भी कहते हैं। और एक कौन सी है, लोक कला है। राजकीय कला और लोक कला है। सबसे पहले हम देखेंगे महल। लोक कला में हम क्या देखेंगे, जो संरक्षित कला है उसमें हम देखेंगे महल। महल, यदि महलों की यदि बात करें तो बुलंदी बाग से है, बुलंदी बाग से लकड़ी के महल का क्या मिलता है, साग से मिलता है। महलों में हम क्या देखते हैं, बुलंदी बाग से, बुलंदी बाग से लकड़ी के महल का क्या मिलता है, साग से मिलता है। कहां से, बुलंदी बाग है वहां से किसका साग से मिलता है, लकड़ी का जो बाग महल है वहां से। फिर एक कुम्हार है, कुम्हार से भी क्या है, प्रसाद के साग से मिलते, राज प्रसाद के। कहां से, कुम्हरहार, कुमर कुम्हरहार से राज प्रसाद के क्या मिलते हैं, साग से, राज प्रसाद के साग से मिलते हैं। कहां से, कुम्हरहार है वहां से किसके साग से मिलते हैं, राज प्रसाद है उसके क्या मिलते हैं, साग से मिलते हैं। फिर जो यूनानी यात्री मेगस्थनीज और स्ट्रेबो है, मेगस्थनी और जो स्ट्रेबो है उसने पाटलिपुत्र के जो महल और जो नगर नियोजन है उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। कौन कौन, एक तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज एवं स्ट्रेबो, मेगस्थनी और स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के महलों तथा नगर नियोजन, नगर नियोजन की प्रशंसा की है, प्रशंसा की है। किसने, मेगस्थनीज और स्ट्रेबो है वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो पाटलिपुत्र के जो महल है उनकी क्या करते हैं, प्रशंसा, और जो नगर नियोजन है उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये जो दोनों है वो क्या है, यूनानी इतिहासकार हैं। फिर एरिन है, उसने क्या किया, पाटलिपुत्र के जो महल थे, पाटलिपुत्र के महलों को सुसा एवं एक बेतना, सुसा एवं एक बेतना के महलों से भी क्या बताया है, अधिक सुंदर बताया। ये कहीं के क्या है, महल है, कौन से, सुसा और एक बेतना। तो इनसे भी क्या है, मतलब इनसे भी क्या बताया, जो सुंदर बताया। किसने, वो एरियन है, एरियन ने पाटलिपुत्र के महलों को सुसा एवं
एक बेतना के महलों से भी क्या बताया, सुंदर बताया। किसने? एरियन ने। एरियन ने पाटलिपुत्र के महलों को सुसा एवं एक बेतना, बेतना के महलों से भी सुंदर बताया। किसने? एरियन ने। एरियन ने क्या बताया कि ये क्या उससे भी क्या खूबसूरत है। फिर फायान जो चीनी यात्री था, फायान जो चीनी यात्री था, इसके अनुसार इस ये जो महल है, ऐसे जो महल हैं, ऐसे महलों का जो निर्माण है वो कौन, या तो देवता कर सकते हैं या फिर दानव कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी? फायान ने, चीनी यात्री। फायान ने कहा है कि ऐसे महलों का निर्माण, ऐसे महलों का निर्माण या तो देवता या फिर दानव कर सकते हैं। ऐसे जो महल है वो क्या है, एक इंसान नहीं बना सकता, या तो क्या है देवता बना सकते हैं, या कौन बना सकते हैं, दानव बना सकते हैं। ये बात है वो किसने कही थी? चीनी यात्री फायान ने कही थी। महलों में क्या देखते हैं कि जो बुलंदी बाग है वहां से लकड़ी के महल के क्या साक्ष्य मिलते हैं? कुम्हार है, कुम्हार है, वहां से क्या है राजप्रसाद के साक्ष्य मिलते हैं। मेगस्थनीज और स्ट्रेबो है, उसने क्या है पाटलिपुत्र के महलों और नगरों की क्या की है? प्रशंसा की है। एरियन है, एरियन क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के जो महल है, महलों को सुसा एवं एक बेतना के जो महल है उनसे भी क्या बताया? सुंदर बताया है। चीनी यात्री है वो जो फायान है वो क्या कहता है कि ऐसे जो महल है उसका जो निर्माण है उनको क्या या तो फिर या तो देवता बना सकते हैं या फिर जो दानव है उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, इनका निर्माण किया जा सकता है। फिर महलों के बाद देखते हैं स्तूप। अगला क्या है? स्तूप। स्तूप जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने क्या है लगभग 84,000 स्तूप है उनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यह बात कौन कहता है? बौद्ध साहित्य कहता है। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कितने? 84,000। ये बात कौन कहता है? जो बौद्ध स्तूप है, जो बौद्ध साहित्य है वो क्या ये बात कहता है। जिनमें मुख्य स्तूपों की यदि हम बात करें, मुख्य स्तूप, यदि हम मुख्य स्तूपों की बात करें 84,000 में से, तो एक कौन सा है? धर्मराज जी का स्तूप, जो कि कहां का है? सारनाथ का है। एक दूसरा है जो धर्मराज जी का स्तूप है वो कहां का है? तक्षशिला का है। एक जो सांची का स्तूप है जो कि कहां का है? भोपाल एमपी में। कौन कौन से? एक धर्मराज जी का स्तूप, धर्मराज जी का, दो धर्मराज जी का है। पहला जो धर्मराज जी का स्तूप है वो कहां पर है? सारनाथ में। ये जो दूसरा है कहां पर है? तक्षशिला में। एक कौन सा? सांची का स्तूप, सांची स्तूप। ये जो सांची का जो स्तूप है ये कहां पर मिलता है? भोपाल एमपी में। भोपाल एमपी में। कौन सा? सांची का स्तूप। अब यदि हम सांची के स्तूप की हम बात करें, ये जो सांची का जो स्तूप है इसकी यदि हम बात करें, तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण है वो मौर्य काल में हुआ था। कहां पर हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। और जो शुंग काल में क्या हुआ था? इसका निर्माण कार्य तो कहां पर? मौर्य काल में शुरू हुआ था। और शुंग काल है उसमें क्या हुआ था? इसका विस्तार हुआ था। किसका? जो सांची का स्तूप है उसका। तो सबसे पहले
देखते हैं सांची का स्तूप। इसका निर्माण मौर्य काल में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, तथा शुंग काल में इसका विस्तार हुआ। कब शुंग काल है उसमें क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ। ये क्या है, ये अपने इस जो सुंदर तोरण के लिए क्या है, लोकप्रिय है। इसका जो गेट है, द्वार है, वो क्या है, जो तोरण जो मेन गेट है वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर क्या है, उसकी ऐसे नक्काशी वगैरह की हुई है, ऐसे सुंदर डिजाइन बनी हुई है। तो ये क्या है, अपने जो सुंदर तोरण द्वार है, इस तरीके से क्या है तोरण द्वार बना हुआ है, वो क्या है अत्यंत ही क्या है सुंदर है। तो ये अपने क्या है सुंदर तोरण द्वार है, उसके लिए क्या प्रसिद्ध है। सांची का जो स्तूप है, यह है अपने सुंदर तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यह अपने सुंदर तोरण द्वार है, उसके लिए क्या है प्रसिद्ध है। तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, प्रतीक और जीवन की जो घटनाएं हैं उनका क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। ये जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, क्या क्या देखने को मिलती है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। शिक्षाओं के बाद में जो उनके जो प्रतीक हैं, प्रतीक एवं जीवन की घटनाओं की क्या मिलती है, जानकारी। जीवन की जो घटनाएं हैं उनकी क्या है, जानकारी मिलती है। फिर इसके पास दो स्तूप और हैं। ये जो सारनाथ का जो स्तूप है, इसके पास दो स्तूप और है। एक कौन सा है, सारीपुत्र, और एक कौन सा है, मोदगल्याम। सारीपुत्र, मोदगैन। ये क्या है, ये दो स्तूप हैं और हैं जो कि किसके हैं, ये दोनों किसके हैं, बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध के शिष्य हैं, उनका क्या है, ये स्तूप है। एक सारीपुत्र और एक जो मोदगैन है, ये क्या है, बुद्ध के शिष्य हैं। फिर यदि हम बात करें, कि स्तूप क्या है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि स्तूप क्या है। तो स्तूप एक परिचय, स्तूप के बारे में हम देखते हैं। तो स्तूप क्या है, स्तूप का अर्थ होता है क्या, ढेर। अर्थ की यदि बात करें तो क्या होता है, अर्थ है वो ढेर। स्तूप का अर्थ है वो क्या है, ढेर है। जो पहला जो स्तूप का जो पहला उल्लेख है वो किसमें मिलता है, परिचय में जो पहला जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है, स्तूप का जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है, ऋग्वेद है उसमें मिलता है। स्तूप है वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के यदि हम बात करें तो कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला वो कौन सा है, शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप, शारीरिक यदि स्तूपों की बात करें हम तो इनकी जो संख्या कितनी है, 8+1। 8+1 ये क्या है, शारीरिक स्तूप है जिनमें
ये जो शारीरिक स्तूप है, शारीरिक स्तूप का मतलब है शरीर से रिलेटेड है। यानी कि भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं, भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं, शरीर के जो अंग हैं, अस्थियां हैं, वो भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वो क्या है, इस इन स्तूपों में क्या है रखे गए हैं। तो इनमें क्या है, भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इनको भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको क्या है, किसमें, शारीरिक स्तूप है उनमें रखा गया है। जैसे कि उनके जो दांत है, एग्जाम्पल के लिए देखे तो उनके दांत है जो कहाँ पर रखे, जहां पर दांत रखे गए हैं, दांत हैं, अस्थियां हैं, दांत अस्थियां वगैरह हैं ये। तो वो कौन से स्तूप कहलाए, शारीरिक स्तूप कहलाए। एक था पारिभोगिक स्तूप, शारीरिक स्तूप। अगला है वो कौन सा है, पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप है इनकी यदि हम बात करें तो इनमें जो इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो क्या है रखी गई हैं। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित, बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं। क्या रखी गई है, भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें उनके भिक्षा पात्र हो गए, सच एज एग्जाम्पल के लिए भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र हो गए, उनके वस्त्र हो गए, उनके भिक्षा पात्र हैं, उनके जो वस्त्र हैं, कपड़े वगैरह हैं वो रखे गए। एक था उद्देश्य का स्तूप, उद्देश्य का स्तूप। यदि हम उद्देश्य का स्तूप की हम बात करें तो ये उस स्थान, ये भगवान बुद्ध के जो संबंधित स्थान एवं जो प्रतीक हैं उन पर क्या है निर्मित है। कहां पर, ये भगवान बुद्ध के बुद्ध के स्थान एवं प्रतीकों पर निर्मित है। कहां पर, भगवान बुद्ध के जो स्थान और जो प्रतीक है उन पर क्या है ये निर्मित है। फिर एक आ गए पूजार्थ स्तूप, पूजार्थक स्तूप। पूजार्थक स्तूपों में वो स्तूप जो जैन जो क्या थे, ये स्तूप क्या है, इनके आस्था के केंद्र है, आस्था के केंद्र उनके रूप में क्या हुए, विकसित हुए। कौन से, जो पूजार्थक स्तूप है। तो ये स्तूप इनकी आस्था के रूप में विकसित हुए। इनके जो बौद्ध धर्मावलंबी है उनकी क्या आस्था के रूप में क्या है विकसित हुए। फिर जहाँ पर क्या पूजा वगैरह है वो की जाती थी, तो ये क्या है पूजार्थक स्तूप कहलाए। फिर जो कुछ जो महत्वपूर्ण स्तूप है, कौन से कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है उनकी बात करें तो पहला कौन सा आता है, पिपरवाह। कौन सा है, पिप, पिपर हवा, पिपर हवा। कौन सा स्तूप है, पिपर हवा स्तूप है। ये कहां पर है, यूपी में। कहां पर है, यूपी में स्थित है। कौन सा, पिपर हवा स्तूप। ये जो कहा सिद्धनगर जिले में, कहां पर स्थित है, ये सिद्धनगर जिले में स्थित है। यह है, सॉरी सिद्ध नहीं, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नगर जिले में। कहां पर स्थित है, यूपी में जो सिद्धार्थ नगर जिला है उसमें क्या स्थित है,
ये कपिल वस्तु नामक स्थान के रूप में क्या है पहचाना गया है, जो कि क्या है जो सिद्धार्थ नगर है वो पहले किस नाम से, कपिल वस्तु नगर है उस नाम से क्या है पहचाना जाता था। और ये क्या है प्राचीन स्तूप है, ये है कपिल वस्तु के नाम से पहचाना जाता है। और कैसा है, ये है प्राचीनतम स्तूप है। किस प्रकार का स्तूप है यह प्राचीनतम स्तूप है। फिर ये यहाँ से क्या है भगवान बुद्ध के जो क्या है अवशेष है उनकी क्या है प्राप्ति तो होती है। यहाँ से भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, भगवान बुद्ध उसके अवशेषों की क्या होती है प्राप्ति होती है। और ये ईंटों से निर्मित होते हैं, ये ईंटों से निर्मित है। किनसे निर्मित है, ईंटों से क्या है निर्मित है। फिर अगला जो एक स्तूप है वो कौन सा है, बृहत। कौन सा है बृहत, कौन सा स्तूप है बृहत स्तूप है, जो कि कहां पर है एमपी में है। और ये जो बृहत स्तूप है यह है दूसरा प्राचीनतम स्तूप है, दूसरा प्राचीनतम स्तूप है। कौन सा है दूसरा प्राचीनतम स्तूप है, पहला कौन सा है पिपर हवा और दूसरा कौन सा है बृहत। उसके बाद अगला है वो कौन सा है धमेक स्तूप, धमेक स्तूप। ये जो धमेक स्तूप है ये कहां पर है सारनाथ, कहां पर स्थित है ये धमेक स्तूप है वो कहां पर है सारनाथ में स्थित है। गुप्तकालीन है, कब का है गुप्तकालीन है। और तो कैसे मौर्यकालीन है। और ये कौन सा धमेक स्तूप है वो कौन सा है गुप्तकालीन है, ईंटों से निर्मित है। यह है ईंटों से निर्मित है। किन से निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। एक साधारण स्तूप है, यह साधारण स्तूप है, यानी कि इसके ऊपर क्या ज्यादा जो नक्काशी वगैरह वो नहीं की गई है। और यह एक मेघी रहित, यह है एक मेधी रहित। मेधी किसे बोलते हैं सीडी, यानी कि सीडी रहित, मेधी रहित स्तूप है। और जो स्तूप है उनमें क्या है ऊपर चढ़ने के लिए क्या सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन इसमें क्या है सीढ़ियां वगैरह वो क्या है नहीं लगी हुई है। फिर एक है अमरावती स्तूप, जो कि कहां पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। कौन सा है अमरावती स्तूप, जो कि कहां पर है आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप है वो कहां पर है आंध्र प्रदेश में है। ये जो है ये किससे मार्बल के पत्थरों से बना हुआ है, यह है मार्बल के पत्थरों से निर्मित है। किनसे निर्मित है, मार्बल के जो पत्थर है उनसे क्या है निर्मित है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, कब का है कब का है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसका जो निर्माण है वो व्यापारिक संघ जो व्यापारिक संघ है उसके प्रमुखों ने करवाया था, जो व्यापारिक संघ है उसके प्रमुखों ने करवाया था। तो इसका निर्माण व्यापारिक संघ के प्रमुखों ने करवाया था। अशोक के कौन कौन से विलेय देखे हैं जो जो स्तूप देखे, पहला एक है पिपरवा,
बृहत स्तूप, एक फिर द मेक स्तूप, और एक कौन सा है, अमरावती स्तूप, जो कि क्या अशोक के महत्वपूर्ण स्तूप है। इससे जो आगे है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।